नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो किसान फिर दिल्ली के चौराहे पर खड़े हैं। पुनः वही आंदोलन जो 2 साल पहले दिल्ली के दरवाजे में दस्तक दिया था और जिन्होंने एक चक्का-जाम जैसी स्थिति दिल्ली के कुछ हिस्सों में कर दी थी। इस आंदोलन ने सरकार के माथे में भी बलय ला दी थी और तब की मोदी सरकार ने अपने 3 किसान कानून बिल को वापस ले लिया था। स्वाभाविक है कि इसके आंदोलन के दूरगामी परिणाम होने वाले थे, जिससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने इन 3 कानून को वापस ले लिया था। उस समय की भी सबसे बड़ी मांग, उस आंदोलन की भी सबसे बड़ी मांग एमएसपी थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी। आज की जो आंदोलन दिल्ली के दरबार में दस्तक दे रहा है, उसका भी सबसे बड़ी मांग एमएसपी ही है। क्या है एमएसपी? एमएसपी स्वामीनाथन आयोग आधार पर बनाई तरीका था, जिससे किसानों को कम से कम भुगतान सुनिश्चित करने का था। यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी कि उन्हें कम से कम इतना उनकी लागत का तो मिलेगा ही मिलेगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार, स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट अक्टूबर 2006 में पेश की थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट जिक्र किया था कि किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना तो कम से कम मिलना चाहिए। यही मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी रखी गई थी, मगर किसानों की यही तय नहीं किया जा सका कि आखिर उनकी लागत क्या है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें पेश होने के इतने सालों के बाद भी यह तय नहीं हो पाया और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दूर की बात है। क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसी राशि है जो कम से कम किसानों को मिलेगी ही मिलेगी, उनकी फसल लागत के अनुरूप। हालांकि यह 1.5 गुना स्वामीनाथन ने सुझाई थी। अलग अलग समितियों के आधार पर अब ये अलग अलग स्थिति में आ गई। कौन कौन सी फसलें हैं जिनमें कि ये दी जाती हैं? तो फसलें जैसे धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। दलहन मतलब जिनसे कि दालें बनती हैं, चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। तिलहन यानी जिससे तेल निकलता है, तेल बनता है। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, कुसुम, सूरजमुखी, तिल और निकरसीड। इसके अलावा कुछ कमर्शियल फसलों पर भी यह एमएसपी दिया जाता है। कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट, जो कि साउथ में भी होता है, खोपरा और कच्चा जूट, तो इस पर एमएसपी दी जाती है। तो इस सब की मांग किसान का दूसरा आंदोलन, जिसे मीडिया में किसान 2.0 कहा जा रहा है, इसकी प्रमुख मांग है। अब सरकार के पास इसके क्या रास्ते रह जाते हैं? तो मोटा मोटी इसके 3 ही रास्ते सरकार के पास हैं। पहला,
वो उन संस्थाओं पर दबाव बनाए जो अभी तक खरीदी का काम करती हैं कि वो उस मिनिमम प्राइस पर तो कम से कम किसानों से फसलें खरीदें। हालांकि यह उतना आसान भी नहीं है, हो सकता है संस्थान इससे खरीदी पर ही रुचि न ले। दूसरा, सरकार खुद ही एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से फसल खरीद ले और इसे खुले मार्केट पर अधिक कीमत पर बेच दे। मगर राशि की दृष्टि से यह प्रोजेक्ट कुछ वायबल नहीं लगता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के भी कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। तीसरा, जो शायद सबसे आसान तरीका लगता है, मध्य प्रदेश ने इसे आजमाया भी है, जिसे कहते हैं भावांतर योजना, जो मध्य प्रदेश ने लागू की थी। इसमें सरकार खरीदी और खरीदार यानी जो बेच रहा है और जो खरीदार है इसके बीच में ना आए, बस एक एमएसपी तय कर दे। उससे कम अगर राशि किसान को मिलती है तो उसमें जो अंतर आता है, भाव में अंतर, भावांतर, उस राशि को सरकार वहन कर ले। ये शायद इकोनॉमिक दृष्टि से सरकार के लिए ज़्यादा अच्छी कंडीशन हो सकती है। अब इसमें होता क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर शायद सरकार के पास यह सबसे सुलभ तरीका समझ आता है जनस्रोत के हिसाब से। बाकी निर्णय सरकार को ही करना है। इसके अलावा भी किसानों की अनेक मांगे हैं इस आंदोलन में। पहला तो जैसा मैंने एमएसपी बताया, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार उन्हें एमएसपी दी जाए। दूसरा, जो किसानों और मजदूरों के लिए एक व्यापक कर्ज माफी का कार्यक्रम बनाया जाए, उसे देश भर में लागू किया जाए। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून को लागू किया जाए, जिस पर यह तय हो कि किसान अपनी भूमि अपने हिसाब से दे सकें और उसका उचित मुआवजा भी अपने हिसाब से ले सकें। चौथा, 58 साल के ऊपर के किसानों को पेंशन दिया जाए, यानी खेती को व्यवसाय का दर्जा दिया जाए और उस दृष्टि से एक किसान को वर्कर मानकर उसको पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। दिल्ली पर आंदोलन में जो पहले हुआ था उसमें जान गंवाने वाले परिवारों को मुआवजा दिया जाए। लखीमपुर खीरी आंदोलन में जिसमें कि 8 लोग यानी 8 किसान शहीद हुए थे, उनके साथ न्याय किया जाए, उनकी दोषियों को सजा दी जाए। हम आपको बताते चलें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही कोर्ट से आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत की अवधि बढ़ा दी गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम को बढ़ाया जाए, यानी मनरेगा को बढ़ाया जाए। इसमें राशि की भी अधिक मांग किसान आंदोलन कर रहा है। मजदूरों को 700 रुपये प्रतिदिन दिया जाए और कम से कम 200 दिन का उनको काम दिया जाए। बीज गुणवत्ता कानून सख्ती से पालन किया जाए। जो नकली बीज बेचते हैं उन्हें सख्त कार्रवाई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नकली बीज, नकली कीटनाशक, नकली उर्वरक जो भी बेचते हैं उन पर सख्त कार्रवाई
की जाए, ऐसा एक नियम बनाया जाए। बिजली की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, किसानी के क्षेत्रों में, ताकि किसान आसानी से अपनी फसल की सिंचाई कर सकें। मिर्च, हल्दी और बाकी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए और इसको बढ़ाने के लिए हर जरूरी पहलुओं को तलाशा जाए। बीबीसी से बात पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना था कि सरकार ने आंदोलन खत्म होने के समय में जिन जिन बातों पर हामी भरी थी, जिन जिन बातों को माना था, उसको उन्होंने लागू नहीं किया। इसलिए यह आंदोलन फिर से करने की जरूरत पड़ी। अब यह आंदोलन क्या रोक लेता है और सरकार इस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि अभी तक तो केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद किसानों और सरकार के बीच में कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। पिछले आंदोलन की तरीके से यह आंदोलन भी लंबा खींचता है या इसके कुछ सार्थक परिणाम निकलते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय शायद यह भी बताए कि आखिर चुनावी वर्ष में यह आंदोलन किया जाना केवल एक इत्तेफाक था या सोची समझी रणनीति। बहरहाल, कारण जो भी हो, किसानों का हित जरूर सधना चाहिए। किसानों की जो समस्याएं हैं उनका हल निकालना चाहिए, क्योंकि इस देश का अगर अन्नदाता ही परेशान रहेगा तब फिर इस देश के लोगों का पेट कैसे भरा जा सकेगा। वैसे भी खेती पर अब लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। अगर यह इसी तरीके से होते गया और किसानी की जगह में कंक्रीट के जंगल पैदा होते गए तो देश के लिए फिर आसन्न अनाज संकट से नकारा नहीं जा सकता। आप भी सरकार से इस मुद्दे पर प्रश्न जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनस्रोत। नमस्कार।